नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज, और उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना 6, जिसका नाम है अंतिम दौर 1। और इसमें हमारे काफी सारे चैप्टर्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने अभी तक पढ़ लिया है। और देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये चैप्टर है अंतिम दौर 1, तो इसमें 19वीं शताब्दी को भी प्रारंभ कर दिया है। यानी कि क्या कुछ चेंजेस हुए 19वीं शताब्दी में, जब ब्रिटिश शासन का पूर्णतः यहाँ पर अधिकार हो चुका था। यानी कि आपने देखा 1770, जो मैं लास्ट आपको बता रही हूँ कि 1770 में शुरुआत जब हुई थी, जब भारत में पहली बार जो है अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार इन दो राज्यों को जीता था, और उसके बाद लगभग वहीं से उनका शासन जो है शुरू हो गया था भारत में। इस बीच काफी सारे और भी युद्ध हुए। 1800 में काफी सारी क्रांतियां हुई, जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे नाम भी आपने पढ़े। और यहाँ पर हमने झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनका नाम, तात्या टोपे जी का नाम, या और भी बहुत सारे लोगों के नाम हमने यहाँ पर जाने, जिन्होंने 1800 में, और चाहे गुपचुप तरीके से हो चाहे खुलकर हो, और नाना साहब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, और बहादुर शाह जफर के बारे में हमने पढ़ा। तो बहुत सारे लोगों के हमने बारे में यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने, चाहे वो गुपचुप तरीके से विरोध हो चाहे वो सामने से विरोध हो, वो बहुत सारा विरोध उन्होंने अंग्रेजों का किया था। तो 1857 के बाद जो क्रांति आई, उस क्रांति के बाद किस तरह से क्रांति हुई, उसके बाद किस तरह से चेंजेस हुए, किस तरह से लोगों में स्वतंत्रता, अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पाने की एक तरह से अलग उनमें जगी, किस तरह से उनमें एक जिज्ञासा जगी कि कैसे हम मिलकर, किस तरह से हम ब्रिटिश शासन को अपने देश से बाहर खदेड़ सकते हैं, ब्रिटिशर्स को। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लास्ट पढ़ रहे थे, इसमें हमने हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलनों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और बाकी दूसरे जो आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो तकनीकी परिवर्तन, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, तो जिसमें तकनीकी परिणामों और तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत की पश्चिम से जो वास्तविक टकराहट थी वो 1900 में, 19वीं शताब्दी में हुई। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि 1800 तक जो था लगभग राजाओं का राज था। ठीक है, तो जहां पर ब्रिटिशर्स ने, जैसे मैंने कहा, स्कूल खोलने शुरू कर दिए या और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दी, तो अब यहाँ पर लोगों को अपनी आजादी के बारे में या अपने बारे में एक तरह से उनको जानने का एक तरह से अवसर मिल गया। शिक्षित हुए लोग, और एक नई टेक्निक उनको मिल गई, एक नया तरीका कि उनके अंदर का जो अंतर्ज्ञान था वो उपजा। और किस तरह से, देखिए, तो ये जो वास्तविक टकराहट थी, अभी तक तो भारत लड़ता ही आ रहा था, सब लोगों से लड़ता आ रहा था, कई लोगों के साथ एक तरह से लड़ा। लेकिन जहां, जैसे मैंने कहा कि अब तक भारत के साथ ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था, यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार किसी का भी नहीं था। तो ये एक नई बात थी, और ये सचमुच बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी प्रताड़नाएं थी, यहाँ पर बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारे दुख थे। और जहाँ, जैसे मैंने किसानों की स्थिति के बारे में बताया, जमींदारी के बारे में बताया कि किस तरह की स्थिति थी, कैसा उन्होंने कर दिया था। तो जैसे मैंने कहा, पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्गों तक सीमित थी। जो पहली प्रतिक्रिया थी, जो पहली प्रतिक्रिया दी, वो किसने दी? जो कि थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज की स्थापना के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से सुधारवादी आधार पर उन्होंने की, और अन्य स्थानों पर भी बहुत सारी इस तरह की प्रवृत्तियां काम कर रही थी। और उसके बाद देखिए, स्वामी दयानंद के समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्ति सामने आया, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। कौन थे रामकृष्ण परमहंस? ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, वे सीधे साधे थे, विद्वान नहीं थे, पर धर्म
प्राण व्यक्ति थे कि लेकिन समाज सुधार में उनकी विशेष रुचि भी नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते थे और मुख्यतः धार्मिक थे और उदार थे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे जो है अब लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से वे उन्होंने सांप्रदायिकता के विरोधी वो थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। तो इस तरह से विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और जो जिसमें बिल्कुल भी सांप्रदायिकता नहीं थी। वे विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण जो था वो क्या था, आधुनिक था। ठीक है, उनको पुरानी चीजों पर, भारत की जो पुरानी विरासत है, भारत की जो पुरानी चीजें हैं उन पर गर्व था और जीवन की समस्याओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो कैसा था, आधुनिक था। भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह वो थे और बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। बंगला गद्य और ललित कविताओं के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रौबीले थे, शालीन थे, गरिमावान थे। ये सब किसके बारे में हमने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और देखिए यहाँ पर लास्ट हमने पढ़ा था कि उन्होंने वेदांत के, अद्वैत दर्शन और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए एकमात्र धर्म हो सकता है। उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह का सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों के समय परिवर्तन को के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति और छुआछूत की। तो उस टाइम पे हमारे देश में ये काफी चीजें चलती थी, छुआछूत चलता था, जाति का ऊंच नीच चलता था और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें से एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में भी उन्होंने बराबर कहा है, वह थी अभय निडर रहो। अभय निडर रहो, अभय यानी कि जिसको कोई भय ना हो, तो ऐसे अभय रहो, निडर रहो। और देखिए यहाँ पर क्या बताया था, अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखते थे और उन्होंने कहा अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है दुर्बलता। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, अगर आप अपने आप को डरा हुआ मानते हैं, अगर आप अपने आप को एकदम दुर्बल मानते हैं, तो ये सबसे बड़ी दुर्बलता है, सबसे बड़ी कमी है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी। तो देखिए, कभी भी सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। इसके लिए अब देखिए, अगर हम अपने मन में पहले ही सोच लेंगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि हम उस चीज में पहले ही हार जाएंगे और ये हार क्या होगी, ये हमारी दुर्बलता होगी। ठीक है ना, हमने सोच लिया, हम मन से सोच चुके हैं कि हम उस चीज को हार रहे हैं, तो ये हमारी दुर्बलता है। तो दुर्बलता पाप है, उन्होंने बताया दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है। और कोई भी चीज जो वस्तु तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। यानी कि जिस पे आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है, बौद्धिक रूप से कमजोर बना रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बना रही है, तो उसे जहर की तरह छोड़ दो। यानी कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा खाना पीना, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको संतुलित भोजन करना चाहिए, आपको अनहेल्दी फूड जो है वो नहीं खाने चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों कहते हैं हम कहते हैं मदिरा पान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। और जब हम इस तरह की चीजें करेंगे, अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, तो हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं को भी खो देंगे, क्योंकि हम क्या हो जाएंगे, हम एक तरह से रोज बीमार रहेंगे। हम
अपनी पढ़ाई, अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए क्या होगा कि हम बौद्धिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे। और अगर हम ज्यादातर देखिए, हर चीज जीवन में होता है बैलेंस। हर चीज क्या होता है, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अगर देखिए आपका ध्यान अगर ज्यादा अपने ही आप में है तो आप ईश्वर को कभी नहीं भज सकते। तो कभी आपके पास दुख आएंगे, कभी आपके पास सुख आएंगे, तो इस तरह से आप ईश्वर पर भी अपना ध्यान लगा कर चलेंगे। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, फिट रहना, ये भी जरूरी है। बौद्धिक रूप से एक तरह से जैसे कहते हैं ना, मानसिक स्वास्थ्य, वो भी हमारा हमेशा ठीक रहना चाहिए कि हम हमेशा हर चीज को याद रखते हैं, कॉन्सेंट्रेट हमारा दिमाग रहता है, हम अपनी चीज को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। आध्यात्म से भी हमने जुड़ना है, हमने ईश्वर पर भी विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास, आस्था और जो उम्मीद होती है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। यही हमें अगले दिन के लिए, क्योंकि आज अगर आप परेशान हैं तो आपको पता है, आज आप सो गए हैं परेशान होकर, लेकिन आपको पता है कि कल फिर से सूरज निकलेगा, कल फिर से नया सवेरा होगा और कल फिर से कुछ नया आपके जीवन में होगा। शायद आपकी ये आज की परेशानियां कम होंगी। तो इसलिए आध्यात्म पर भी ध्यान देना है। तो ये चीज यहाँ पर कहा कि उन सभी चीजों को ऐसे छोड़ दो जैसे वो जहर हो, जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाती है। यानी कि जो तुम्हें भगवान की तरफ नहीं लेकर जाती, जो तुम्हें अपने बौद्धिक विकास की तरफ नहीं लेकर जाती, जो तुम्हें अपने शारीरिक एक तरह से स्वास्थ्य की तरफ नहीं लेकर जाती, उनमें कोई जीवन नहीं। यह सत्य नहीं हो सकता। सत्य मजबूत बनाता है। तो देखिए यह हमने पढ़ा, सत्य मजबूत बनाता है। और इस तरह से सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अंधविश्वासी मूर्ख नहीं बनना है। अंधविश्वासी, देखिए भगवान भी आप लोगों को कहते हैं कि आप जो भी करते हो ना, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करो। अगर आप नास्तिक हैं तो आप कट्टर नास्तिक बनो। अंधविश्वास पर नहीं चलना है, गलत चीजों की ओर नहीं चलना है। और अगर देखिए, अगर कोई इंसान कट्टर है अपने अपने किसी चीज के लिए, तो वो क्या करता है, वो उसी में अच्छा करता है, उसी के लिए वो कुछ आगे अच्छा आगे बढ़ता है उसी में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इधर की भी सुन रहे हैं, उधर की भी सुन रहे हैं, अपने काम में को अच्छा करने के लिए गलत रास्ता चुन रहे हैं, गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो आप नास्तिक हो जाए। तो देखिए वो कहते हैं क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर लेता है तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है और जीवन का पतन होने लगता है। इसीलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने आप को खपा दिया। और सन 1902 में 1902 में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में बढ़े। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर टैगोर परिवार के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर की थी और किस तरह से वो जुड़े हुए थे। और अब देखिए हम लास्ट यहाँ पर थे, टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी व्यक्ति थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। 20वीं शताब्दी, ठीक है, जो एक तरह से 20वीं शताब्दी थी, यानी कि कह सकते हैं 19 जो शुरुआत था 1901 से, ठीक है, यहां से जब स्टार्ट हुआ ये 20वीं शताब्दी जो थी, इसमें के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध यानी कि देखिए पूर्वार्ध अर्थात आपका 1900 से 1910 या 1915 1920, ठीक है, ये शुरुआत थी जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत थी। तो उसमें टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दो व्यक्ति
अपनी बनावट और अपने मिजाज से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वाहार के प्रति सहानुभूति के एक तरह से कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। ठीक है, क्या थे वो टैगोर, क्या थे? आपने टैगोर के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो देखिए इसमें ही तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज से एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते, बहुत ही अलग थे, डिफरेंट थे। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वाहार के प्रति, सर्वाहार यानी कि सब कुछ खाना चाहिए, सर्वाहार के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए। और गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। और गांधी जी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? गांधी जी जो संन्यास और त्याग की परंपरा की, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें क्या करनी है? त्याग करनी है, छोड़नी है, खत्म करनी है। ठीक है, दोनों की अपने अपने ढंग से विशिष्ट विश्व दृष्टि थी। इसके साथ ही दोनों पूरी तरह से भारतीय थे। देखिए, दोनों की अपनी अपनी अलग विश्व दृष्टि थी, देखने की, संसार को देखने की। ठीक है, और दोनों ही इसके साथ दोनों ही पूरी तरह से भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। वो दोनों क्या करते थे? भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। जो क्या थे? एक दूसरे के पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, जो आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था, जो हिंदू मिडिल क्लास है, उनकी आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, उनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था। वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसमें आत्मविश्वास पैदा करता और उसे नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग दो तरह के लोग थे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर मानते थे धर्म को। और एक किस तरह के लोग थे वो मैंने आपको बताया, और दूसरे यहाँ पर किस तरह के लोग थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग थे। उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। जो उनके भीतर क्या किया था, वो क्या करते थे, जो ये सारी चीजें थी उनके भीतर, वो विदेश की जीत ने और उनके शासन ने पैदा किया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति की होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण संस्कृति, विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की सांझी विरासत है। भारत का अतीत क्या है? भारत का जो अतीत है वो सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ जितने भी हम सारे भारतवासी हैं, हमारी सांझी विरासत है। अब उसमें चाहे फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, या चाहे अन्य लोगों की भी, और उनके पूर्वजों ने इनके निर्माण में सहयोग किया था, जितने भी लोग। क्योंकि जैसे कि अभी तक हम यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में अलग अलग धर्म आए और किस तरह से वो यहाँ पर बसे, किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें हुई, तो उनके आधार पर हम यहाँ, उसके आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी भारतीय हैं उनकी सांझी विरासत है ये। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, और चाहे अन्य धर्म हो, तो उनका, उन्हीं के पूर्वजों का ने इसमें निर्माण और सहयोग किया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते हैं। कि अगर पहले कोई हिंदू थे, अगर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, अगर कोई मुस्लिम थे उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, तो वो अपनी चीजों से वंचित नहीं हो सकते हैं। ये उन्हीं के, हमारे ही पूर्वजों की ये सारी विरासत है। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ संतावना हमें दी। राम मोहन राय,
दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचार धारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्यिक जो है धारा से रसपान किया, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ी, अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध धारा से रसपान किया। और दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से, उन पुराण गाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। तो देखिए, क्योंकि इनकी आयु जो है काफी ज्यादा थी, इनका बचपन जो है काफी पुराना रहा होगा काफी, तो उनके अंदर दोनों चीजें थी, नई विचारधारा भी थी, यानी कि वो अंग्रेजी साहित्य को भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और हिंदी के जो हमारे हिंदू एक तरह से मनुष्यों के, शूरवीरों के जो विचार थे और उनके जो कार्य थे और उन जो पुराण गाथाएं थी, जो परंपराएं थी, इनसे भी उनका जो एक तरह से व्यक्तित्व था वो भरा हुआ था। उन्होंने एक तरह से ऐसा लग रहा था कि उसको अपने अंदर ही आत्मसात बचपन से किया हुआ है। इनमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुश्किल और बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की और कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह से नहीं भर पाई। अब देखिए किस तरह से जो मुसलमान थे उन्होंने भी अपने बारे में सोचा, और गदर के बाद जब बहुत ही भयंकर गदर मचा था हिंदू मुसलमानों के बीच, भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन नहीं, कहीं अधिक किया था। तो सबसे बड़ी जो बात थी, जो शुरुआत जो हुई थी इस सब की, वो ब्रिटिश शासन से ही हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक तरह से जो राज करना शुरू किया था वो किया ही इस तरह से था, फूट डालो और राज करो। ठीक है ना, उनका काम ही यही था, फूट डालो और राज करो। और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग और बुर्जुआ वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है संतुलन चाहती थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता के सहयोग से ब्रिटिश सत्ता का सहयोग करके मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं, मुसलमानों को ऊंचा उठा सकते हैं, और वे इस बात के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। इसीलिए उन्होंने उनका साथ भी दिया था। देखिए कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर ले। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया। यानी कि उनको जो अंग्रेजों का रहन सहन, अंग्रेजों का खाना पीना, उनके तौर तरीके, वो सब कुछ उन्हें इतना अच्छा लगा, या इतने वो उससे एक तरह से उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा इन सब चीजों का, कि वो ऐसा लग रहा था कि उनका जो संतुलन है वो काफी ज्यादा चकाचौंध में थे, और ऐसा लग रहा था कि उनका संतुलन बिगड़ गया है। सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे। वो एक सुधारक थे और वो आधुनिक जो वैज्ञानिक विचार है उस टाइम के, उनसे इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण
उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। तो वो थोड़ा सा डर गए थे कि अगर वो ब्रिटिश शासन का विरोध करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तो उन्हें शैक्षिक कार्यक्रम जो वो कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और उन्हें यह सहायता जरूर मालूम होती थी और उन्हें लगता था कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं मुझे इनकी आवश्यकता जरूर लगेगी, और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की थी उस टाइम पे। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के अंदर जो ब्रिटिश विरोधी भावना है उसको कम करने की कोशिश की, और उन्हें नेशनल कांग्रेस से जो उस समय आकार ले रही थी हटाने की कोशिश की। और उस समय जो कि नेशनल कांग्रेस उस समय जो आकार ले रही थी उससे हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य उपयोगी प्रजा बनाना, जो ब्रिटिश ताज के योग्य हो। यानी कि वो सब कैसे थे, ब्रिटिश सब अंग्रेजी पढ़ने वाले या ऊंचा उनका लेवल था, और उठना बैठना हर चीज के तौर तरीके, तो ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे उन सब चीजों से। और उनका एक ही मोटिव था कि वो जब हमारा शासक इतना है तो उनके लेवल का बनना, उस तरह का एक तरह से वो बनना चाहते थे। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसीलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। वे उसका विरोध इसीलिए करते थे क्योंकि वो अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। अब देखिए, वो नेशनल कांग्रेस का विरोध करते थे तो वो इसलिए नहीं करते थे कि एक तरह से विशेष रूप से हिंदुओं का संगठन है इसीलिए वो उसका विरोध नहीं करते। वो उसका विरोध करने का उनका रीजन था कि अगर मैंने उनका विरोध नहीं किया तो एक तरह से उन्होंने इसका विरोध एक तरह से इसलिए किया कि वो अंग्रेजों से सहायता चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज हमें सहायता करें। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वो ब्रिटिश सत्ता के प्रति हमेशा वफादार रहे। वे किसी भी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। यानी कि किसी भी हिंदू विरोधी नहीं थे, सांप्रदायिक एक तरह से दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए है। देखिए, उन्होंने काफी बड़ी बात की थी कि हमेशा याद रखो कि हिंदू और मुसलमान ये जो दो शब्द हैं ये केवल और केवल धार्मिक अंतर बताने के लिए है, वरना सब लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, यहाँ तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से सब एक राष्ट्र के लोग हैं। तो काफी अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि ये तो केवल धार्मिक अंतर है, ये केवल धार्मिक अंतर है, ये क्योंकि जो हमारे सब लोग हैं पूरे देश के, फिर वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, वो सब इस देश में रहते हैं और इस दृष्टि से सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं, एक ही देश के लोग हैं। उसके बाद जो सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में के उच्च वर्ग में कुछ लोगों तक ही सीमित था। अब देखिए, उनका जो प्रभाव पड़ा वो मुसलमानों के निम्न जो वर्ग था उस पर नहीं पड़ा, बल्कि केवल उच्च वर्ग पर ही उनका प्रभाव पड़ा। उन्होंने शहरी या देहाती जनता से संपर्क नहीं किया। उन्होंने कभी भी, देखिए, उन्होंने कभी भी ना तो आम शहर की जनता से और ना ही जो एक तरह से आम जनता है या देहात की जनता है उससे कोई भी उन्होंने संपर्क नहीं किया, वो कभी नहीं मिले। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई। वो काफी दूर तक सफल हुए और जिस कारण मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलनों से हट गया। अब देखिए, जब मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई तो फिर उनका दिमाग जो है इन राजनीतिक आंदोलनों से उभरा और एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू उन्होंने किया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की और
उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। जो उभरते हुए मध्य वर्ग किस किस में, नौकरियों में और दूसरे कामों में जो उभरते हुए जो मध्य वर्ग के मुसलमान थे उनको काफी ज्यादा आकर्षित किया। अब देखिए ये बात जो है काफी ध्यान देने लायक है, काफी ध्यान देने योग्य है कि गदर के बाद, जब गदर हुआ था के बाद के समय में भारतीय मुसलमान जितने विशिष्ट लोग थे, ठीक है, तो ये कब है, गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल है, सभी पुरानी परंपरागत शिक्षा उन्होंने पाई थी। उन्होंने किस तरह की शिक्षा पाई थी, जो पुरानी परंपरागत शिक्षा थी वो उन्होंने पाई थी। हाँ, उनमें कुछ से लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान भी हासिल किया। जो पुराने लोग थे उन सब ने पुरानी जो एक परंपरागत शिक्षा चली आती है, शिक्षा नीति चली आती है, उस पर उन्होंने काम किया। और यहाँ पर हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने जो बाद में है अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त किया। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। वर्ष 1912, अब देखिए हमने क्या कहा था, शुरुआत की बात बताई थी, तो सन 1912 में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। जो 1912 है सन, ये मुस्लिम दिमाग के विकास के लिए, ठीक है। तो उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए, उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कॉमरेड। अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस के वर्तमान सभापति थे, उन्होंने किया। और 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे। कौन थे अबुल कलाम आजाद? 24 वर्ष के एक नवयुवक थे, और जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी ज्ञान के गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोणों से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए थे। जितने भी इस्लामिक देश थे उनमें किसी अन्य भारतीय के मुकाबले अधिक प्रसिद्ध हुए थे। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्क संगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती थे। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। कौन? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। अब देखिए, आजाद की शैली में उत्तेजना तेजस्वी थी। जो आजाद है, अबुल कलाम आजाद, उनकी शैली में जो उत्तेजना थी वो तेजस्विता थी। गो कि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। इसीलिए नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया। और उर्दू भाषा जैसी आज है उसे यह रूप देने में उनका निश्चित योगदान था। जो उर्दू भाषा जो कि आज जैसी है, ऐसा करने में उनका एक निश्चित योगदान था। और उनमें मध्ययुगीन पंडिताऊपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था, ठीक है। ये सारी चीजें उनमें थी। एक मध्ययुगीन थे वो, पंडिताऊपन था, 18वीं शताब्दी की तार्किकता थी उनमें, और साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण भी था। अब देखिए यहाँ पर अलीगढ़ कॉलेज में, जो अलीगढ़ कॉलेज किसने जो खोला था? सर सैयद अहमद खां। तो जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से उनका संबंध रहा था, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी। किस तरह की परंपरा थी? राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थे, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से रूढ़िवादी थे। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे
वो क्या था कि निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। उनका एक तरह से जो मेन मोटिव था वो क्या था, मुख्य लक्ष्य जो था, जो निचले दर्जे की सरकारी नौकरियां हैं उनमें प्रवेश करना। और इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था। राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि अब जो है वहां पर नए मुसलमान आ रहे थे और बुद्धिजीवी आ रहे थे। कभी कभी एक तरह से प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुसलमान आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई थी। उस टाइम जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वो इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई थी। अब देखिए, अबुल कलाम आजाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। और इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा की। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भौहें भी चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा कर दी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लीक से अलग हटकर उन्होंने करना सीखा और इस तरह से उन्होंने जो नई युवा पीढ़ी थी उनके शब्दों में उत्तेजना पैदा कर दी। अब देखिए, ये यहाँ पर हमने जो टॉपिक था उसको अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नया टॉपिक है तिलक और गोखले। तो किस तरह से, क्योंकि पूरी की पूरी जो यहाँ पर बुक लिखी गई है ये भारत के इतिहास को दर्शाती है, भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताती है और खास तौर पर जो 19वीं शताब्दी है उसके बारे में बताती है, 20वीं शताब्दी है उसके बारे में बताती है। तो तिलक और गोखले, ठीक है। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885, नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। अब जब ये बड़ी हो गई, बढ़ गई आगे, तो एक नए ढंग का व्यक्तित्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा वर्ग के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। सच्चे प्रतीक कौन थे इसके? महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। और देखिए, जिनको हम केवल गंगाधर तिलक या तिलक के नाम से जानते हैं। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो एक तरह से पुराने नेतृत्व, जो उससे पहले जो जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष करना अनिवार्य हो गया था। जो क्रांतिकारी नारे थे अब वो सड़कों पर गूंजने लगे थे और अब जो है संघर्ष करना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। और जिन्हें राष्ट्रपिता, इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए और बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर शुरू हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट रहा था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। तो देखिए किस तरह से चीजें चेंज हो रही थी। अब देखिए, सभी एक तरह से बहुत ज्यादा बौखला गए थे कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई, अलग अलग लोग आए, अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर हुई। और तो किस तरह से देखिए, आपने देखा कि हमने
जो लास्ट पढ़ा कि किस तरह से बंगाल में जो हिंसक गतिविधियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये जो चीजें थी ये राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जो जनसंख्या है, ठीक है, उसके समुदाय के पक्ष में ही थी। और कांग्रेस का महत्व काफी घट रहा था, और इससे क्या हो रहा था, कांग्रेस का जो महत्व था वो काफी ज्यादा घट रहा था। तो ये था हमारा एक तरह से अंतिम दौर 1 चैप्टर, यानी कि जिसको हमने अभी तक पढ़ा, और इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी, आप इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की थी, किस तरह से हमने इसको पढ़ना शुरू किया था। तो देख सकते हैं जहां पर मैंने सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहले जो हमने इसको पढ़ा था वो क्या था, वो हमारा, देखिए किस तरह से हमने इसको पढ़ना शुरू किया था, शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या चीज मैंने इसमें सबसे पहले बताया। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर बताया था वो मैंने बताया था कि भारत में जब अंग्रेजी राज की स्थापना हुई, ठीक है, तो इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये मैंने पहले क्लियर किया था। तो जब अंग्रेजी राज की स्थापना हुई तो उस समय मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से ये भारत के लिए एक नई घटना थी। क्यों नई घटना थी, इसका रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे देश में आक्रमण हुए थे, जितने भी हमारे देश में बाहर के लोग आए थे, तो आज तक किसी ने पूर्ण रूप से राजनीतिक और आर्थिक रूप से कभी भी किसी ने इस तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं देखा, कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं देखा। लेकिन आज जो ये यहाँ पर भारत कई बार पहले भी जीता जा चुका था, कई बार जो है पहले भी यहाँ पर भारत को लूटा जा चुका था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने पूर्ण रूप से अपना अधिकार यहाँ पर जमाया हो। तो ऐसे में यहाँ पर जो हमने बताया कि किस तरह से भारत के लोगों को ये बहुत ही अलग लग रहा था, ये जो परिवर्तन था ये बिल्कुल अलग था, ये भारत के लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर शासन करने वाला जो शासक था वो ना तो मूल रूप से यहाँ का था और ना ही उसका व्यवहार या उसका व्यक्तित्व कह सकते हैं, उसके तरीके कह सकते हैं, कुछ भी यहाँ के थे। क्योंकि ये सारा कंट्रोल जो हो रहा था वो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से हो रहा था। कोई भी सूचना दी जाए, किस तरह की सूचना दी जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे जब पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया, तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, अपने तरीके से काम कराना शुरू किया, अपने तौर तरीके उन्होंने अपनाने शुरू किए, और जिससे भारतीयों को परेशानी कितनी हुई, क्या कुछ उन्हें कष्ट उठाने पड़े, वो हमने सब यहाँ पर पढ़ा। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें आगे की कंडीशंस को बताया गया है, जिसका नाम है अंतिम दौर 2, जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।